स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को कवर कर लिया है अभी तक पिछली वीडियोज़ में, और इसमें केवल सैयद वंश और लोदी वंश ही बचा है। तो इन दोनों वंश को हम लोग इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के ख़त्म होते होते हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा वंश था पांचों, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं खिज्र खां। खिज्र खां के बारे में मैंने बताया था। खिज्र खां जो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर, ठीक है, 1398 में। ठीक, तो तैमूर लंग के बाद जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर कौन बैठ गया था? खिज्र खां। ठीक है, तो खिज्र खां का जो शासन था वो 1414 से 1421 तक का था। ठीक है, काफ़ी बड़ा शासन नहीं था। और जो हमारा सैयद वंश है वो भी काफ़ी बड़ा नहीं, इसमें कुछ लिमिटेड पॉइंट्स ही हैं जिसको हमको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो खिज्र खां के बारे में बात करी जाए तो खिज्र खां एक उदार शासक था और इसको रैयत ए आला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रैयत ए आला के नाम से जाना जाता है। और खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आता है जो कि अगला शासक बनता है, और ये 1421 से लेकर के 1434 तक इसका शासन रहता है। इसमें क्या, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसने क्या करवाया था? इसने खुतबा पढ़वाया था। खुतबा यानी कि इसने अपनी तारीफ़ करवाई थी, कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, मुबारक शाह ऐसा शासक था जिसने खुद के लिए खुतबा पढ़वाया था। और इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और वो पुस्तक का नाम क्या था? तारीख़ ए मुबारक शाही। ठीक है, मुबारक शाह के लिए एक पुस्तक किसने लिखी थी? लेखक का क्या नाम था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम क्या था? तारीख़ ए मुबारक शाही। तो नाम से ही पता चल रहा है ये मुबारक शाह के लिए पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, फिर मुबारक शाह के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कोई पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आलम शाह। आलम शाह जो हैं इनका शासनकाल 1445 से 1451 तक था। ठीक है, और 1451 में ही क्या होता है, जो हमारा सैयद वंश है वो समाप्त हो जाता है। 1414 से 1451 तक ही सैयद वंश रहता है। तो ये हमारे आलम शाह जो थे वो अंतिम शासक थे। ठीक है, बस हमको इतना याद रखना है। ठीक, तो आलम शाह के साथ साथ, मतलब आलम शाह जब दिल्ली चले गए थे, दिल्ली छोड़कर ये बदायूं चले गए थे आलम शाह 1445। एक पॉइंट याद रखेंगे आलम शाह से कि 1445 में दिल्ली छोड़ करके कहाँ चले गए थे? दिल्ली से बदायूं चले गए थे। ठीक, ये पॉइंट हमको याद रखना है बस आलम शाह से। ठीक है, तो आलम शाह के बाद हमारा जो सैयद वंश था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब सैयद वंश के बाद आता है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में बात करी जाए तो लोदी वंश का जो शासनकाल था वो सैयद वंश के बाद यानी 1451 से 1526 में हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना बाबर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो लोदी वंश के संस्थापक की बात करी जाए, संस्थापक से पहले यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ आपको कि दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफ़गान वंश यानी जो लोदी थे वो कहाँ से थे? वो अफ़गानी थे। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले पहले अफ़गानी कौन थे? लोदी ही थे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश मैंने अभी बताया है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ठीक है, अब बात करते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोदी। अच्छा, बहलोल लोदी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, या फिर ये अफ़गानों के बारे में बता दूं, अफ़गान आए कहाँ से थे। ठीक है, तो बलबन आपको याद होंगे, जो गुलाम वंश था उसमें बलबन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो बलबन ने मेवातियों का अंत करने के लिए, ठीक, मेवातियों से लड़ने के लिए क्या किया था? मेवातियों से लड़ने के लिए 3000 अफ़गान को नियुक्त किया था। 3000 अफ़गान नियुक्त किए थे अपनी सेना में। ठीक है, अच्छा, अब उन 3000 अफ़गानों का जो नेतृत्व किसने किया था? उन 3000 अफ़गानों का नेतृत्व किया था मलिक बहराम खान ने। मलिक बहराम खान। ठीक है, मलिक बहराम खान ने इन 3000 अफ़गानों का नेतृत्व किया था। और ये 3000 अफ़गान किसके लिए काम करने के लिए आए थे? बलबन के लिए। ठीक है, किसके खिलाफ़ काम करने के लिए आए थे? मेवातियों से लड़ने के लिए। ठीक है,
तो इन 3000 अफगानों का नेता कौन था या फिर राजा कौन था? मलिक बहराम खां। ठीक, अब मलिक बहराम खां के दो पुत्र थे, एक मलिक काला, मलिक काला, और जो दूसरा है सुल्तान खां। मलिक काला और सुल्तान खां इनके दो पुत्र थे। ठीक है, और जो मलिक काला हैं, मलिक काला के पुत्र थे बल्लू। ठीक, मलिक काला के पुत्र का नाम था बल्लू, इसी को बहलोल लोदी, मतलब जो वास्तविक नाम था वो क्या था? बहलोल लोदी था। ठीक है, और ये बहलोल लोदी जो था वो बलबन के समय में, जब क्या कहते हैं, खिज्र खां, सैयद वंश में खिज्र खां की नियुक्ति हुई थी। तो खिज्र खां के समय में, यानी जब सैयद वंश चल रहा था, तो ये बहलोल लोदी क्या था? बहलोल लोदी मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, मुल्तान का गवर्नर किसने बनाया था? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? ये जो सैयद वंश का संस्थापक है। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक, जो कि 1414 से 1451 तक का शासनकाल रहा सैयद वंश का। तो उसमें जो संस्थापक था खिज्र खां ने बहलोल लोदी को मुल्तान का गवर्नर बनाया था। और मुल्तान का गवर्नर जो है बहलोल लोदी, वो किसका पुत्र था? मलिक काला का। और मलिक काला किसके पुत्र थे? मलिक बहराम खां के। और मलिक बहराम खां वही 3000 अफगानों का नेतृत्व किया था, जो कि बलबन के लिए लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? मेवातियों के खिलाफ। अच्छा, मेवातियों के खिलाफ मतलब मेवाती से बलबन परेशान क्यों था? जो मेवाती थे वो लूटपाट काफ़ी करते थे। ठीक है, तो आई होप जो ये क्या कहते हैं बहलोल लोदी की स्टोरी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। और यही बहलोल लोदी आगे जा कर के क्या बनता है? लोदी वंश का संस्थापक बनता है, लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना करने से पहले ये मुल्तान का गवर्नर था, और मुल्तान का गवर्नर इसको किसने नियुक्त किया था? खिज्र खां ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो बहलोल लोदी का जो समय काल था वो 1451 से लेकर के 1479 तक था। और इसका जो शासनकाल था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल था। सबसे लंबा शासनकाल पूरे 38 वर्ष तक, यानी दिल्ली सल्तनत जो हमारी थी गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक, सबसे ज़्यादा समय के लिए राजा कौन था? हमारा बहलोल लोदी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूँ आपको कि जो बहलोल लोदी था वो द्वितीय सिजेरियन शासक था। द्वितीय सिजेरियन शासक था। और पहला सिजेरियन शासक कौन था? पहला सिजेरियन शासक हमारा बिंदुसार था। ठीक है, पहला कौन था? बिंदुसार। ठीक है, अच्छा, सिजेरियन शासक का क्या मतलब है? सिजेरियन शासक यानी कि ऐसा पुत्र जो कि जिसको ऑपरेशन से पैदा किया गया हो। ठीक है, आजकल काफ़ी प्रचलन में है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी इसकी, ये ऑपरेशन से पैदा हुआ था, सीधी बात। ठीक है, बहलोल लोदी ऑपरेशन से पैदा हुआ था। और ये 38 साल तक शासन किया था। 38 साल तक शासन इसने कैसे कर लिया था? 38 साल तक ये शासन, जो बहलोल लोदी था ये एक मजबूत शासक नहीं था। ये क्या कह लीजिए भाईचारे में विश्वास रखता था। ठीक है, और भाईचारा में ही कंट्रोल करना चाहता था ये। तो भाईचारा के चलते ही ये 38 साल तक शासन न किसी पे हमला किया और न इस पे किसी ने हमला किया, तो जिस वजह से इसका शासनकाल काफ़ी लंबा चला। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या बताया था? इसके पहले जो फिरोज़ शाह तुगलक थे, फिरोज़ शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और फिर फिरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक, फिर बहलोल लोदी का राज्याभिषेक 2-2 बार हुआ था। इसी तरीके से टोटल 6 शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि कौन कौन से शासक थे। अभी के लिए फिरोज़ शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और बहलोल लोदी का। ठीक है, अच्छा, बता ही देता हूँ। इस बहलोल लोदी के बाद जो हमारे औरंगजेब था, औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और इब्राहिम लोदी का भी 2 बार राज्याभिषेक होता है, जो कि इसका पुत्र, जो कि क्या कहते हैं अगला शासक बनता है। फिर शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। और साथ ही साथ जो शेरशाह सूरी हैं उसका भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। तो टोटल 6 शासक हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बहलोल लोदी के बाद इनके जो पुत्र थे, 2 पुत्र के बारे में बताया गया है। पहला सिकंदर लोदी और दूसरा बारबरक शाह। अच्छा, जो बारबरक शाह है,
बार बारबरक शाह बहलोल लोदी का बड़ा पुत्र था, ठीक है। और बहलोल लोदी ने बारबरक शाह को जौनपुर का जो बागडोर था वो बारबरक शाह के हाथों में दे दिया था। अच्छा, जौनपुर जो मैंने बताया था, जौनपुर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किसके नाम पे रखा था? अपने भाई जूना खां के नाम पे रखा था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे रखा था, ठीक है। तो जब जौनपुर बना था तो जौनपुर पे पहले तो तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के बाद उस पर सरकी वंश ने शासन कर लिया था। जौनपुर पे पहले तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के बाद जो सरकी वंश का शासक हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर पे कब्जा कर लिया था। और फिर जब हुसैन शाह सरकी और बहलोल लोदी इन दोनों में लड़ाई होता है, हुसैन शाह सरकी और बहलोल लोदी में लड़ाई होता है, तो बहलोल लोदी जीत जाते हैं और जौनपुर को अपने शिकंजे में ले लेते हैं। और जौनपुर जीतने के बाद ये क्या करते हैं, जो इनका बड़ा पुत्र होता है बारबरक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे फिर बड़ा पुत्र को तो जौनपुर मिल गया, अब जो छोटे पुत्र हैं इनके सिकंदर लोदी को क्या कर देता है, ये दिल्ली की गद्दी यानी जहाँ पे पहले से राजा ये विराजमान रहता है वहीं पर इसको भी राजा बना देता है, ठीक है। बड़ा बेटा भी सेट हो गया जौनपुर में, और जो सिकंदर लोदी है वो दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ ही गया है, ठीक है। अब दिल्ली की गद्दी के बारे में जान रहे हैं तो हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में ही आगे देखेंगे। तो सिकंदर लोदी बनता है अगला शासक, जो कि 1479 से लेकर के 1517 तक इसका शासनकाल रहता है। इसका शासनकाल भी 28 वर्ष तक चलता है, ठीक है। तो जैसे ये शासक बनते ही क्या कर दिया इसने, जौनपुर यानी कि जो इसका बड़ा भाई था बारबरक शाह उस पर हमला करता है और जौनपुर को हथिया लेता है, ठीक है। बारबरक शाह को मार करके जौनपुर को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। फिर 1504 में सिकंदर लोदी क्या करता है, 1504 में सिकंदर लोदी आगरा को बसाता है, ठीक है। आगरा को बसाने वाला जो शासक था वो कौन था, सिकंदर लोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा को किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो और कब बसाया था, 1504 में। 1504 में बसाया था और 1506 में क्या किया था, आगरा को राजधानी बना दिया था, ठीक है। और जब इसने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था तो आगरा जो है 1506 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी रही, ठीक है। इतनी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिकंदर लोदी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो आगरा राजधानी बनाई थी किसने, सिकंदर लोदी ने, वो किस लिए बनाई थी? तो आप सभी को मैप में आगरा का जो सिचुएशन है वो पता होगा कि वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये राजस्थान का जो एरिया है उधर कवर होता है, ठीक है। तो जो आगरा को राजधानी बनाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, वो राजपूताना पे कंट्रोल करने के लिए बनाया था, ठीक है। राजपूताना पर कंट्रोल करने के लिए ये राजधानी बनाई थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया इसको, ठीक। तो आगरा कब तक राजधानी रही, 1506 से 1526 तक ये राजधानी रही, ठीक है। अब जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी के पास सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली किसके पास थी, सिकंदर लोदी के पास। और सिकंदर लोदी ने हुलिया व्यवस्था लागू किया था, ठीक है। हुलिया व्यवस्था सिकंदर लोदी के पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू करवाया था, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने भी हुलिया लिखवाया था, और हुलिया किसने, और उसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो सिकंदर लोदी है उसने भी हुलिया लिखवाया था। और इसने बहुत सारे रोक लगाए थे। यमुना गंगा स्नान पर रोक लगा दिया था, ठीक है। मुहर्रम और जो मुहर्रम त्यौहार होता है मुस्लिमों का, उसमें वो लोग ताजिया निकालते हैं, तो ताजिया को भी बंद करा दिया था, ठीक है। और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया था किसने, सिकंदर लोदी ने। और जो पीर मज़ार पर महिलाओं को जाने से रोक दिया था, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी ऐसे क्या कहते हैं बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई थी, जिस वजह से फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा गया था। आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने कितनी रोक टोक मचाई थी, ठीक है। सबसे पहले तो यमुना गंगा पर जो
यमुना गंगा का जो स्नान था उस पर रोक लगाई और मुहर्रम पे ताजिया बंद करवा दिया, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया और पीर मज़ार पर महिलाओं को जाने से रोका। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसने गज ए सिकंदरी लागू करवाई। अब ये गज ए सिकंदरी क्या है? गज ए सिकंदरी भूमि पैमाइश के लिए प्रयोग होती है। जो गज ए सिकंदरी थी ये भूमि पैमाइश के लिए प्रयोग की जाती थी उस समय में। ठीक है। आगे जा कर के हम लोग गज ए इलाही पढ़ेंगे। ठीक है। जिसको जो अकबर ने लागू किया था गज ए इलाही को। ठीक है। ठीक। तो गज ए सिकंदरी जो कि भूमि पैमाइश की व्यवस्था थी उसको सिकंदर लोदी ने लागू कराई थी। ठीक है। और जो सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था और इसके समय में लज्जत ए सिकंदरी एक क्या कहते हैं, लज्जत ए सिकंदरी ये एक संगीत ग्रंथ है। इसको हमको याद रखना है कि लज्जत ए सिकंदरी इस ग्रंथ को सिकंदर लोदी के समय में लिखा गया था। और ये जो संगीत ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदरी ये फारसी भाषा का पहला संगीत ग्रंथ था। फारसी भाषा का पहला संगीत ग्रंथ कौन सा था? लज्जत ए सिकंदरी। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो सिकंदर लोदी था वो गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं सिकंदर लोदी के समय में के समकालीन कुछ व्यक्ति हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले कबीर दास हैं, वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। महमूद बेगड़ा गुजरात के राजा थे और राणा सांगा ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो सब सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्ति थे। ठीक है। सिकंदर लोदी से संबंधित 2 पॉइंट और हैं कि ये सबसे पहला तो ये खुम्स नहीं लेता था। खुम्स के बारे में मैंने बताया था कि जो खुम्स कर है ये लूट का जो सामान होता था उस पर लिया जाने वाला कर था ये। ठीक है। तो सिकंदर लोदी क्या किया कि लूट का जो सामान था उस पर कोई कर नहीं लिया। सारा का सारा धन जो कौन रखेगा वो लुटेरे रखेंगे। ठीक है। तो खुम्स में कोई भाग नहीं लिया। या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसने खुम्स कर लागू नहीं करवाया। ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है कि ये दाढ़ी नहीं रखता था। जो हमारा सिकंदर लोदी है वो दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक। अब इसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। इसकी मृत्यु होती है गले की बीमारी की वजह से। और इसका मकबरा दिल्ली में है, लोधी गार्डन एक जगह है, वहीं पर इसका मकबरा है। ठीक है। लोधी गार्डन कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक। अब इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल, मृत्यु कब होती है इसकी? 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो जाती है। और 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। और ये 1526 तक शासक बना रहता है। ठीक है। अब इब्राहिम लोदी के समय में 2 युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों बार ये हार गया था। ठीक है। पहला तो है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है। राणा सांगा ये महाराणा प्रताप के पूर्वज थे या पिताजी कह सकते हो आप। ठीक है। वंशज पूर्वज थे शायद। हाँ, तो राणा सांगा इस युद्ध को जीत जाते हैं। और इसी युद्ध में अपना दाहिना हाथ गवा बैठते हैं राणा सांगा। ठीक है। तो खतौली का युद्ध इम्पोर्टेंट है, ये 1518 में होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली सल्तनत का समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने वाला युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और बाबर ने इस युद्ध को जीत करके मुग़ल वंश की स्थापना की थी। मुग़ल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कब होती है? पानीपत के युद्ध के साथ साथ इसकी दिल्ली जो सल्तनत है उसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक चला। ठीक है। इसके बाद हमारा मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी
और अगर से ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग मुगल वंश से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।